नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 95 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए अपने हम लोग जो टॉप 5 एमसीक्यूज़ है वो देखते हैं। पहला सवाल है इंडियन पॉलिटी पे जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में। पहले दोनों टर्मों को समझ लो, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज़म। जो जुडिशियल रिव्यू है इसका मतलब ये होता है कि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा स्टेप लेता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस स्टेप को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा एक्ट पास करता है, कोई बिल पास करता है जो हमारे संविधान के किसी प्रोविज़न को वायलेट करता हो तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर इस बिल को नलिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल NJAC एक्ट, ठीक है ना, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ये बना था। तो ये एक्ट संविधान के प्रोविजन के अगेंस्ट था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। कहा यह गया था कि दिस एक्ट रिमूव द प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट, मतलब इस कानून को पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव का भी रोल रहता जजेस के अपॉइंटमेंट में, ठीक है ना। तो ये जजेस का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ कर देता, इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया गया था, ठीक है। अब होता क्या है कि जुडिशियल रिव्यू करते करते कुछ स्टेप आगे बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करने के चक्कर में हमारे नागरिकों को वैसे अधिकार दे देता है जैसे अधिकार अब तक नहीं दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ, तो क्या यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात करी गई है? नहीं करी गई है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियली रिव्यू किया इस आर्टिकल को तो ये कहा कि राइट टू लाइफ तभी सक्सेसफुल हो पाएगा, अच्छे से सिटीजन एंजॉय कर पाएंगे जब उसके पास राइट टू प्राइवेसी हो। राइट टू प्राइवेसी हो। उन्होंने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू द राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू प्राइवेसी पार्ट है राइट टू लाइफ का। तो आर्टिकल 21 के अंदर आपको राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया। ये एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ये अधिकार आपको संविधान में दिया नहीं गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको ये पावर दे दिया, ठीक है। तो जो प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू का, ये लिया गया है अमेरिका से, न कि साउथ अफ्रीका से। तो पहला सन्नाटा हो गया, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म implies that constitution is the supreme power of nation and all laws are under its supremacy। नहीं, जुडिशियल रिव्यू कहता है ऐसा, ठीक है ना। ये कहता है कि संविधान सुप्रीम है, इसीलिए कोई भी एक्ट, कोई भी काम जुडिशरी का, चाहे लेजिस्लेचर का, चाहे एग्जीक्यूटिव का, संविधान को वायलेट नहीं कर सकता। तो आपका सेकंड भी गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। तो डी नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। अगला सवाल है PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। PIL कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एलोन। देखो ध्यान से, जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें किया क्या जाता है कि हमारे देश में अगर किसी सेक्शन का, किसी लोगों का अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और वो आदमी अपना फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जगह पर आप केस फाइल कर सकते हैं और उसको न्याय दिला सकते हैं, ठीक है। तो बात आती है अब यहाँ पर कि ये जो PIL है, क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं या प्राइवेट के अगेंस्ट ओनली? तो ये जो PIL है, इट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट अ पार्टी एलोन, मतलब प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट एलोन केवल नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो यहाँ पर पहला जो है वो सही है, ए पीआईएल कैनॉट फाइल अगेंस्ट, सरकार का यहाँ पर रहना जरूरी है, तो पहला जो है वो करेक्ट है। पीआईएल कैन ओनली बी फाइल्ड बाय दोज हु, नहीं अभी बताया ना मैंने कि जिसका राइट वायलेट हुआ है अगर वो सक्षम नहीं है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा पीआईएल फाइल कर सकता है। पीआईएल का मतलब केस होता है, मोटा मोटी बात ये समझो कि उसकी जगह पर कोई और केस फाइल कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो गलत हो गया, आपने यहाँ पर 2 एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन बोथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, यस पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन हायर जुडिशरी, जिसके पास जुडिशियल रिव्यू करने का पावर हो, और ये पावर केवल और केवल हायर जुडिशरी को प्राप्त है, और हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, समझे, हायर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है। तो तीसरा करेक्ट है यहाँ पे, तो 1 and 3 करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये बातें हो गई आपके पीआईएल के बारे में। अगला सवाल है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में कौन सी बातें गलत है, ये क्या होता है आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। इट हैज़ कंपेल्ड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू बिकम मोर अकाउंटेबल, सही है। कोर्ट हैव बिकम ओवरवेल्म्ड एज अ रिजल्ट, इट हैज़ bolstered द नोशन ऑफ पावर सेपरेशन among 3 governmental entities, it has made justice system more accessible to those who are marginalized in society। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं है यहाँ पे, तो जुडिशरी ओवर बर्डन हो गया है, ऐसा जो है वो एक केस कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो केस फाइल करने लग गए हैं जो जुडिशरी है उसका जजमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण से जुडिशरी ओवर बर्डन हो गया है, ठीक है। इसने एग्जीक्यूटिव को और अकाउंटेबल बनाया है, ठीक है, मगर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को मतलब नेगेटिवली अफेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। मतलब कि कहते हैं ऐसा कि ये जुडिशरी को और स्ट्रांग बना देता है, मगर ऐसी बात नहीं है। मतलब कि हाँ जो पावर है जुडिशरी के पास तो वो तो है ही, मगर उसको एक्स्ट्रा स्ट्रांग बना दिया, वैसा नहीं है। तो आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दिस लाइन इज इनकरेक्ट। अगला सवाल है कैट के बारे में। कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बीच और गवर्नमेंट के बीच में, तो केसेस इस कैट में जा कर के सबमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद मान लीजिए कि आपको सर्विस अलॉकेट नहीं किया गया कोई कारण दे करके, तो आप जाकर केस कहाँ फाइल करेंगे? कैट में फाइल करेंगे, ठीक है। कैट अनलाइक अदर ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ ओरिजिनल संविधान। देखो कैट को बनाने के लिए एक अलग आर्टिकल आया था, आर्टिकल 323A। 323A के अंदर पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करें। अब पार्लियामेंट ने ये पावर को इस्तेमाल करते हुए कैट को बनाया, ठीक है ना। कैट को बनाया गया था 1985 में, ठीक है, समझ गए। तो ये बातें हो गई, मगर तुम सोचो कैट को बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा ना, एक्ट पास करके ना, ठीक है। पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया 1985 में, तो सीधा संविधान ने नहीं बनाया है, संविधान ने सीधे इसको नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपका पहला जो है वो गलत हो गया, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, आपका पहला सन्नाटा, ठीक है। कैट इज नॉट लिमिटेड बाय मेथड आउटलाइंड इन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बट रादर बाय नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। ओनली सुप्रीम कोर्ट कुड हियर अपील फ्रॉम कैट डिसीजन। अगर कैट को डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट भी उस केस को सुन सकता है। पहले केस हाई कोर्ट में जाएगा। हुआ क्या था कि कैट के बाद सीधे लोग चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यू आर बाईपासिंग द हाई कोर्ट। चंद्र कुमार केस में, चंद्र कुमार जो केस है ना, इसमें कहा गया था कि
कि जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसको वायलेट नहीं कर सकते। मतलब पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ठीक है, इसी कारण से आपका जो तीसरा है वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। तो क्या आंसर हो गया? आंसर हो गया आपका 2 ओनली, केवल दूसरा जो है वो करेक्ट है। कैट इज नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन इन सीपीसी, ये गाइड होता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। ठीक है, तो आपका सेकंड सही है, सी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट वाज फर्स्ट ट्रिब्यूनल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया prior to independence. Article 323B gives parliament sole authority to establish tribunal. देखो, अभी हमने बात करी थी आर्टिकल 323A का, जहां पर पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया था। ठीक है ना, कि आप ऐसे ट्रिब्यूनल बना सकते हैं जो उन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड होंगे। अगर बंदे को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल बॉडीज़ में, तब भी आप इस ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्ट पास किया गया था 1985 में, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। ठीक है ना, टू एस्टैब्लिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, तो यहां पर जो सेकंड है वो आपका गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 323B में, मगर 323A में केवल और केवल पार्लियामेंट को दिया गया था। तो इसलिए आपका सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ये 1941 में 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और स्टेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन होता है, स्टेट का जो चेयरपर्सन होता है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, मगर स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करने के बाद। तो तीसरा सही है यहाँ पे, सेकंड गलत है, क्योंकि आर्टिकल 323B के अंदर पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है ट्रिब्यूनल बनाने का। ठीक है, तो आपका 2 गलत हो गया, 1 एंड 3 करेक्ट है, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।